अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी तक नई सरकार की घोषणा नहीं करेगा तालिबान। तालिबान 31 अगस्त की तारीख का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी की तारीख 31 अगस्त है, इसलिए तालिबान उससे पहले अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो 31 तारीख तक इस बारे में कोई फैसला नहीं करेगा। इस समय तालिबान की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत अफगानिस्तान के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत में जुटे अनस हक्कानी ने अमेरिका से किसी डील का जिक्र किया है। हक्कानी के मुताबिक अमेरिका से वादा हुआ है कि अमेरिकी फौजों की वापसी की अंतिम तारीख तक इस सिलसिले में कुछ न किया जाए। अमेरिका और नाटो देशों की फौज पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में डटी हैं। इन सेनाओं की चरणबद्ध वापसी हो रही है, जिसकी अंतिम मियाद इसी महीने की 31 अगस्त है। अफगानिस्तान की सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने के लिए अब तालिबान के भीतर उभर आई खेमेबंदी। काबुल की ऐतिहासिक पुले कश्ती मस्जिद में खलील उर रहमान हक्कानी को समर्थन देने की घोषणा की है। काबुल में स्थित ऐतिहासिक पुले कश्ती मस्जिद के अंदर ये जमघट तालिबान के समर्थन के लिए लगा है। इस सबसे चर्चित मस्जिद की ओर से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को खुलकर समर्थन देने की घोषणा की गई है। सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने तालिबान नेता हाजी खलील उर रहमान हक्कानी को सहयोग और समर्थन देने की बात कही, यानी तालिबान सरकार की कमान हक्कानी के हाथ में चाहते हैं। खलील उर रहमान हक्कानी को अमेरिका ने 2011 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा था। हक्कानी यूएन की आतंकी लिस्ट में भी है। तालिबानी आतंकियों के हाथ में आ गए हैं अमेरिकी सेना के हथियार और उपकरण। तालिबानियों ने अब अफगान सेना की वर्दी पहननी शुरू कर दी है। जिन तालिबानियों को आप बंदूकों के साथ अक्सर पठानी सूट में देखते थे, अब उन्होंने चोला बदल लिया है। बंदूकें उनके हाथ में अब भी हैं, लेकिन शरीर पर फौजी वर्दी आ गई है और ये वर्दी अफगानी फौज की है। इस वर्दी में 3 रंग वाला अफगानी झंडा भी साफ साफ देखा जा सकता है। इन्होंने वो हेलमेट पहने हुए हैं जो कि अमेरिकी सेना की तरफ से अफगानिस्तान की सेना को दिए गए थे। तालिबानियों ने सिर्फ अफगानिस्तान पर ही कब्जा नहीं किया, इस दौरान अमेरिकी सेना और अफगानी सेना के बहुत से हथियार और आधुनिक उपकरण भी उनके हाथ लग गए हैं। अफगानिस्तान का तिरंगा झंडा तालिबान के खिलाफ आम लोगों की हिम्मत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। देश का झंडा लिए अफगानी लोग अब तालिबान की आंखों में खटक रहे हैं। सड़क पर अफगानिस्तान का तिरंगा झंडा लेकर चल रहे एक अफगानी को तालिबानियों ने पकड़ा, उससे झंडा छीना और बंदूक की बट से मारने लगे। तालिबानी आतंकी इस शख्स को बंदूक से मारते हुए कुछ दूर तक ले गया। अब ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। एक साइकिल सवार राष्ट्रीय ध्वज ओढ़कर जा रहा था, तभी तालिबानी एक गाड़ी से उतरा, उससे झंडा छीना और साइकिल सवार को थप्पड़ जड़ दिया। इस वीडियो में गाड़ी के डैशबोर्ड पर अफगानी झंडा लगा था। तालिबानियों ने गाड़ी चलाने वाले को रोका, गाड़ी से झंडा हटाया और फिर गाड़ी चला रहे शख्स को मारते पीटते ले गए। उसे बांधकर गाड़ी में लाद दिया। अफगानी झंडा तालिबान को खटक रहा है, लेकिन काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में अफगानिस्तान का ये तिरंगा झंडा अभी भी शान से लहरा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नामकरण किया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, जिसका अपना अलग झंडा है। काबुल छोड़ने पर आमादा लोगों को फिर अंधाधुंध फायरिंग से डराने की कोशिश। एयरपोर्ट पर तालिबान के आतंकी लगातार कर रहे हैं हवाई फायरिंग। हवा में इस कदर गोलियां दागी जा रही हैं कि कोई भी दहशत से भर जाए। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर डटे और देश छोड़ने पर आमादा लोगों का तो जैसे डर ही गायब हो गया है। यहाँ तालिबान के आतंकी और विदेशी सेनाओं के जवान दोनों लोगों को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे हैं। लोग अपने परिजनों को बचाते हुए बदहवासी में इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट से वापस लौटने को तैयार ही नहीं है। लोग हर हाल में देश छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें जिंदगी भी दांव पर लगा दी है। भीड़ के बीच ही तालिबान के आतंकी AK-47 राइफल लहराते हुए भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेना का कब्जा है, जबकि बाहर चेकिंग पॉइंट पर तालिबानी खड़े हैं। ऐसे में हवाई अड्डे के अंदर तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ी चुनौती है।
तालिबान के टॉप कमांडर का भारत से भी रहा है पुराना नाता। IMA देहरादून से ट्रेनिंग ले चुका है शेर मोहम्मद अब्बास। तालिबान का टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई अफगानी सेना की तरफ से साल 1982 में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग ले चुका है। तानिकजई के साथ उस बैच में भारतीय सेना के ब्रिगेडियर संदीप थापर भी थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये जाके तालिबान या किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, शेरू ने भी तकरीबन 10 साल से ऊपर अफगान आर्मी में नौकरी की है। उसके बाद जाके उसने तालिबान को ज्वाइन किया 96 में शायद। उस टाइम तो कोई इंडिकेशन नहीं दिया उसका। नॉर्मल जैसे हम सब हैं, नॉर्मल ऐसे होता था। माना जा रहा है तालिबान कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास को नई सरकार में अहम पद मिल सकता है। तालिबान के टॉप कमांडर का भारत से भी रहा है पुराना नाता। IMA देहरादून से ट्रेनिंग ले चुका है शेर मोहम्मद अब्बास। तालिबान का टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई अफगानी सेना की तरफ से साल 1982 में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी से प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग ले चुका है। तानिकजई के साथ उस बैच में भारतीय सेना के ब्रिगेडियर संदीप थापर भी थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये जाके तालिबान या किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, शेरू ने भी तकरीबन 10 साल से ऊपर अफगान आर्मी में नौकरी की है। उसके बाद जाके उसने तालिबान को ज्वाइन किया 96 में शायद। उस टाइम तो कोई इंडिकेशन नहीं दिया उसका। नॉर्मल जैसे हम सब हैं, नॉर्मल ऐसे होता था। माना जा रहा है तालिबान कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास को नई सरकार में अहम पद मिल सकता है। तालिबान के अत्याचार के खिलाफ अफगानिस्तान में महिलाओं ने उठा लिए हथियार। हाथों में मशीन गन लेकर तालिबान के खिलाफत में भरी हुंकार। करीब 10 महिलाएं यहां लाइन से खड़ी हैं। हर एक के हाथ में है मशीन गन और इन मशीन गन के निशाने पर है तालिबान। ये तस्वीरें हैं तालिबान के खिलाफ महिलाओं की बगावत का सबसे बड़ा सबूत। तालिबान के खिलाफ ये महिलाएं क्यों बगावत कर रही हैं? ये मंजर उसकी वजह है। देखिए कैसे काबुल तक में माँ बेटियां अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हर तरफ तालिबान का ही तांडव है और इसी के खिलाफ महिलाओं ने गुस्से में ऐसे हथियार उठा लिए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा करते ही महिलाओं को बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया है और उनको नौकरी से निकलवाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार तालिबान की ये महिला विरोधी राह इतनी आसान नहीं होने वाली। अफगानिस्तान में अपने खिलाफ बगावत से परेशान तालिबान मदद के लिए बुलाई नए लड़कों की स्पेशल फोर्स। सिर से पैर तक सफेद लिबास है, बदन पर काली जैकेट है, हाथों में मशीन गन और चेहरे पर नकाब। एक लाइन से आगे बढ़ रहे ये अफगानिस्तान में तालिबान के नए लड़ाके हैं। इस स्पेशल फोर्स को तालिबान ने आम लोगों की बगावत को दबाने के लिए बुलाया है। इतनी लंबी लाइन है कि गिनती रुके ही ना और ये झंडा फहराते हुए, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में आम लोगों की खिलाफत की लहर से परेशान है तालिबान और इसीलिए आवाम की आवाज को दबाने के लिए अपने खास लड़ाके बुला रहा है। तालिबानी आतंकियों के कब्जे से पहले ही बच निकली अफगानिस्तान की मशहूर पॉप गायिका अरियाना सईद। अरियाना सईद को तालिबान से मिल रही थी धमकियां। अफगानिस्तान से बाहर जाने वाली इस फ्लाइट में भीड़ के बीच बैठा ये चेहरा अफगानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप सिंगर अरियाना सईद है। कभी अरियाना की आवाज को सुनने के लिए लोगों की भीड़ आती थी, लेकिन अब अरियाना को जान बचाने के लिए अमेरिकी सेना के विमान से कतर भागना पड़ा। काबुल से निकलने की तस्वीर खुद अरियाना ने ही शेयर की है। साफ है कि अफगानिस्तान में सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बदला, बल्कि लोगों के सपने भी टूट गए हैं। अच्छा समय अब बुरा हो चुका है। दुनिया में ज्यादातर जगह कोरोना के टीके के 2 ही डोज लग रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की 3री डोज भी लगवा ली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया, लेकिन ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। नई बात ये है कि उन्होंने कोरोना के टीके की पहली या दूसरी नहीं, बल्कि 3री डोज लगवाई है। जी हाँ,
इजराइल के प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी डोज ली है। इजराइल पहला ऐसा देश है जहां टीके की तीसरी खुराक भी दी जा रही है। इजराइल का कहना है कि तीसरे टीके का अच्छा खासा असर हो रहा है। इजराइल ने पिछले महीने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीके का बूस्टर शॉट शुरू किया था। अब उम्र का दायरा घटाकर 40 साल कर दिया गया है। तभी प्रधानमंत्री बेनेट ने ये तीसरी डोज ली। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की एकजुटता की फिर हुई एक बड़ी कोशिश। सोनिया गांधी की पहल पर जुटे विपक्ष के दिग्गज नेता। विपक्ष की ये वर्चुअल बैठक कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। यही नहीं, कांग्रेस समेत 19 दलों के नेता इस बैठक का हिस्सा बने। सोनिया गांधी ने कहा कि अंतिम लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए व्यवस्थित तरीके से योजना बनानी होगी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को एक साथ लाना एक चुनौती है और हर दल की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सोनिया ने अपील की कि सभी दलों को अपनी मजबूरियों से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच बढ़ता जा रहा है झगड़ा। तेज प्रताप के पार्टी विरोधी बयानों के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई। अपनी नाराजगी के सिलसिले में आज तेज प्रताप यादव पटना में तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन बाहर निकले तो खुलकर नाराजगी जता गए। तेजस्वी से मेरी बात चालू हुई है तो संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप की नाराजगी को बहुत तवज्जो नहीं दी। वो आए थे, मुलाकात हुई थी और आप सब लोग को पता है कि 4:30 बजे जो है हमारी ऑल ऑपोजिशन पार्टी की, जिसमें सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 20 पार्टियां थी। मीटिंग शुरुआत होगी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना। बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात तो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। दरअसल तेज प्रताप यादव आरजेडी के छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को उनकी मर्जी के बगैर हटाए जाने से नाराज है और लगातार प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत के दौरान आपस में ही भिड़ गए जेडीयू कार्यकर्ता। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चला, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा और जमकर मारपीट हो गई। जबकि ये दोनों कार्यकर्ता एक ही पार्टी जेडीयू के हैं। लेकिन बिहार के अरवल जिले के कुर्था में जनसंवाद यात्रा के लिए उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत में जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच महाभारत छिड़ गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा, तब जाकर ये आपसी लड़ाई किसी तरह शांत हो पाई। दरअसल ये मारपीट जेडीयू के अंदर चल रही गुटबाजी का एक नमूना है, क्योंकि अरवल जिले में जिलाध्यक्ष के समर्थक और विरोधी आपस में लड़ पड़े। यूपी में सजा काट रहे सांसद आजम खान के लिए हैदराबाद से आई है दुआ। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की रिहाई की दुआ की। आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में करीब 1.5 साल से बंद हैं। तबीयत खराब होने की वजह से इस समय आजम खान का लखनऊ में इलाज चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी रिहाई के लिए दुआ की। आप दुआ करिए कि रामपुर के एमपी आजम खान को अल्लाह रिहा करवा दे, उनकी मुश्किलों में आसानी पैदा हो। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 2 दिन पहले ही कोर्ट में कुछ और मामलों में चार्ज फ्रेम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी। इलाज के दौरान ब्लड प्रेशर लो हुआ तो अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बिगड़ गई है। लखनऊ के एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने बताया कि कल्याण सिंह का ब्लड प्रेशर कम हो गया है और उन्हें यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है।
जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी हैं, उनकी हालत में कल से डिटेरियोरेशन हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ है और उनका जो पेशाब हो रहा था वो अब सामान्य रूप से नहीं हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। कल्याण सिंह लखनऊ के पीजीआई में लंबे समय से भर्ती हैं। डॉक्टर लगातार उनकी डायलिसिस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दर्दनाक हादसा, लोहे की सिरिया से भरा ट्रक पलटने से 12 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई। जेसीबी मशीन से सरिया को हटाया जा रहा है और इसके नीचे दबे शवों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें दिल दहला देती है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोहे की सरिया से भरा ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। बुल्ढाना के सिंडिकेट राजा में हादसा हुआ है। कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक तड़ेगांव दसरबीड़ सेक्शन में ट्रक की रफ्तार तेज थी और लोड भी ज्यादा था, इसीलिए ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक लंबी चौड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3.5 घंटे मीटिंग हुई। इसमें जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 5 से 7 मंत्री बनाए जाने पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ अगले 3 दिनों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। आखिरी मुहर के लिए केंद्र की सहमति दोबारा ली जाएगी और तब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, जिसके लिए बीजेपी हर मोर्चे पर जबरदस्त तैयारी कर रही है। 23 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में संबोधित भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।